हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो यहां पर आपको 2 चैप्टर्स पढ़कर पेड सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहां पर आपको हर एक क्लास के एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है विथ क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम क्या है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में इशू ऑफ डिबेंचर्स पूरा कंप्लीट कर चुका है 100% एक एक क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं उसकी अगले पड़ाव पे, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे। ठीक है, इशू करना सीख गए हैं, अब रिडेम्पशन करना सीखना है। आ रहा है समझ में? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के कॉन्सेप्ट्स पहले हम देखेंगे डिटेल में, उसके बाद फिर आप इजीली बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो आपको याद होगा इशू ऑफ डिबेंचर्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तब मैंने आपसे रिडेम्पशन के बारे में डिस्कशन भी किया था। कुछ नहीं होता रिडेम्पशन, जो आपने उधारी, ठीक है, जो पब्लिक से उधारी ली है उसके बदले आपने उनको डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो पब्लिक हमारी क्या बन गई, डिबेंचर होल्डर्स बन गए। बस उन डिबेंचर होल्डर्स से जो आपने उधारी ली है उसको वापस लौटा देना, उनको रीपे बैक कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन। आ रहा है समझ में? तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की डेफिनेशन देख लो क्या है, मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स। तो जितना अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स से हमने उधार लिया था, जितना अमाउंट ड्यू था डिबेंचर होल्डर्स के अगेंस्ट, वो हम उनको वापस कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिडेम्पशन करना, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करना। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। तो यहां पर इशू ऑफ डिबेंचर्स में हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था, इशू ऑफ डिबेंचर्स में हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि आप एक कंपनी है, ठीक है, आपको ज़रूरत है पैसों की, तो आप पब्लिक के पास गए। ठीक है, आपने बेसिकली क्या किया, पब्लिक से लोन लिया, सपोज 5 लाख का, और उसके बदले में आपने उनको क्या इशू किया, एज गारंटी एक पेपर पे आपने लिखकर प्रॉमिस इशू कर दिया कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको रीपे कर देंगे 5 लाख सपोज इन 5 years। हम 5 साल में आपको ये 5 लाख रुपए रीपे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स में ये पूरी कहानी देखी थी कि डिबेंचर्स को इशू करते हैं तब क्या एंट्री होती है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, आपको लोन देने की जगह उनके आपके डिबेंचर्स खरीदते जाते हैं बेसिकली। ठीक है, ये आपका कागज़ का टुकड़ा मिलता जाता है और उसके बदले वो आपको पैसा देते जाते हैं, बेसिकली यही होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। आ रहा है समझ में? इस चैप्टर में इसकी आगे की कहानी फास्ट फॉरवर्ड हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या, आफ्टर 5 years। अब 5 साल बाद, ठीक है, हमने वादा किया था कि हम आपको 5 साल बाद आपका पैसा रीपे कर देंगे। 5 साल बीत गए। ठीक है, तो यहां पर अब आपका क्या होना चाहिए, रिडेम्पशन होना चाहिए। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब जो कंपनी है वो क्या करेगी, वो डिबेंचर होल्डर्स को उनका 5 लाख रुपए वापस करेगी, रीपे करेगी। ठीक है, और ये जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, ये जो कागज़ का टुकड़ा है उनको दिखाएंगे और अपना पैसा वापस लेते जाएंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स की आप जर्नल एंट्रीज देख चुके हैं, आपने देखा है कि इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार होता है, प्रीमियम होता है, डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सी एंट्रीज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, देखा था। सेम टू सेम जो आपका शेयर कैपिटल वाली एंट्रीज होती हैं वैसी ही होती है, बस शेयर्स की जगह आपका डिबेंचर वर्ड आ जाता है। आ रहा है समझ में? अब 5 साल बाद रिडेम्पशन के समय किस तरह से एंट्रीज होंगी तो वो हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे, क्या अकाउंटिंग रूल्स हैं वो अच्छे से समझेंगे। क्लियर हो गया? तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। चलो
तो आपने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वो पहले देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। फर्स्ट पॉइंट है टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कब करते हैं, किस समय करते हैं, किस घड़ी करते हैं? जब उनकी ड्यू डेट होती है। बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, ठीक है। तो डिबेंचर्स आर नॉर्मली रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट। जब भी हमने प्रॉमिस किया है कि हम इस डेट तक आपको आपका लोन दे देंगे, उस डेट पर, उस ड्यू डेट पर हम रिडेम्पशन कर देते हैं डिबेंचर्स का। बट इट कैन बी रिडीम्ड बिफोर द ड्यू डेट इफ ऑथराइज्ड बाय टर्म्स ऑफ इशू। अगर इशू करते समय कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस हुए थे, अगर उसमें ऑथराइज किया गया है कि आप ड्यू डेट से पहले रिडीम कर सकते हो, तो आप रिडीम कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है। आप डिबेंचर्स जो है जनरली नॉर्मली ड्यू डेट पे ही रिडीम करते हो, बट उससे पहले रिडीम कर सकते हो अगर आपके टर्म्स ऑफ इशू ने आपको ऑथराइज किया है तो, ठीक है। तो टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स समझ में आ गया। अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तो हमने देखा था, ध्यान से हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है, रिडेम्पशन सिर्फ एट पार हो सकता है या एट प्रीमियम हो सकता है। रिडेम्पशन कभी भी एट डिस्काउंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप डिबेंचर होल्डर्स को कभी भी जो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स है उससे कम पे रिडेम्पशन नहीं कर सकते, उससे कम पे रिडीम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में आप क्या देखोगे? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मे बी एट पार और एट प्रीमियम, ठीक है। तो हम डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं एट पार या एट प्रीमियम, डिस्काउंट पे नहीं। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब देख रहे हैं थर्ड पॉइंट, सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने जो डिबेंचर्स इशू किए थे उसके बदले में 5 लाख का लोन लिया था, उधारी ली थी डिबेंचर होल्डर्स से। 5 साल बाद अब वो घड़ी आ चुकी है जब ये लोन हमें चुकाना है, ठीक है। ये डिबेंचर्स हमें रिडीम करने हैं, रीपे करने हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वो जो 5 लाख रुपए लिए थे उसको हमें वापस लौटाना है। तो उसके लिए हमें आज की डेट में फंड्स की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। तो आप किन किन सोर्सेज से वो पैसा अरेंज करके लोन चुकाओगे, बेसिकली यही वो टॉपिक है, ठीक है। तो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आप पैसों का अरेंजमेंट करोगे और अपने डिबेंचर्स को रिडीम करोगे, अपने लोन को रीपे करोगे? समझ में आ रहा है? अब ये सोर्सेज क्या क्या है भाई, देखें। आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। अब ये होता क्या है समझ लेते हैं, चलो। तो यहां पर हम मान लेते हैं 2 केसेस हैं, ठीक है। केस नंबर 1 आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो यहां पर केस नंबर 1 में कहानी सुनते हैं बढ़िया आराम से, ठीक है। बाबू भैया ने लोन लिया 5 लाख रुपए का, या चलो ये कंपनी ने ही लोन लिया 5 लाख रुपए का, हम यही मान के चल रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। अब कंपनी 5 साल तक हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही, ठीक है। उसने कुछ नहीं किया, वो उस घड़ी का वेट करती रही कि अच्छा कर लेंगे, अभी जब रिडेम्पशन की डेट आएगी तब देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड जो था कंपनी का, तो अब डेट आ गई रिडेम्पशन की। अब इस केस में क्या हुआ, कंपनी को समझ नहीं आ रहा कि अब पैसे कहाँ से लाएं 5 लाख रुपए। तो उस केस में क्या कर रही है कंपनी, अब वो दिमाग लगा रही है कि चलो ये असेट्स बेच देते हैं, ठीक है, या अपने कैपिटल में से थोड़ा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, अपनी पूंजी में से थोड़ा सा पैसा निकाल लेते हैं, जो भी XYZ, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, बेसिकली ये जुगाड़ू दिमाग लगा रही है कि अब हम क्या करें, कहाँ से 5 लाख अरेंज करें, ठीक है। तो एंड टाइम पे पैनिक कर रही है, असेट्स बेच रही है, ये सब चीज़ें कर रही है। तो ये हो गया केस 1 आउट ऑफ कैपिटल, समझ में आ रहा है। केस नंबर 2 आउट ऑफ प्रॉफिट। अब यहीं पर हमारी जो कंपनी है बहुत ही समझदार है, ठीक है। अभी से वो फ्यूचर देख रही है कि 5 साल बाद हमें 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या कर रही है कंपनी, यहाँ पर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। तो कंपनी ने अभी से क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंपनी ने अभी से एक गुल्लक बना ली, ठीक है। एक गुल्लक बना के रख ली कि भाई हमको 5 साल बाद पैसा लौटाना है। तो हम क्या करते जाएंगे, सपोज हमें प्रॉफिट हुआ, ईयर 1 में हमें प्रॉफिट हुआ सपोज 5 लाख का, ठीक है। ईयर 2 में सपोज हुआ 4 लाख का, ईयर 3 में हुआ 6 लाख का, ईयर 4 में 3 लाख का और ईयर 5 में 8 लाख का। तो हर साल में अलग अलग प्रॉफिट हो रहा है। अब कंपनी क्या कर रही है,
इसमें से अमाउंट जो है वो डालती जा रही है इस गुल्लक में। आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट ईयर में कंपनी ने कितना पैसा डाल दिया, सपोज करो 1 लाख डाल दिया, ठीक है। इस सेकेंड ईयर में भी 1 लाख डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर कितना डाल दिया, 2 लाख डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर कितना डाल दिया, यहाँ पर सपोज 0.5 लाख डाल दिया, और यहाँ पर भी कितना डाल दिया, 0.5 लाख, ठीक है। तो इस तरह से देखो 1 2 3 4 4.5 और 5, इस तरह से 5 साल के एंड तक आते आते 5 लाख रुपए इस गुल्लक में इकट्ठे हो गए। अब जब 5 साल बीत गए और वो डेट आ गई रिडेम्पशन की, तो कंपनी को दिमाग लगाना ही नहीं है, उसने पहले से ही अपनी सेविंग करके रखी है, ठीक है। अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा अलग करके रखा है, एक हिस्सा किनारे करके रखा है उस गुल्लक में, ठीक है। तो 5 साल वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट प्रॉफिट से अलग अलग करती गई। समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, यहाँ पर कंपनी पैनिक नहीं करेगी, डेट ऑफ रिडेम्पशन पे कंपनी ये गुल्लक को फोड़ेगी और 5 लाख रुपए डिबेंचर होल्डर्स को वापस लौटा देगी। तो इस केस में कंपनी ने कमा कर ये पैसा वापस दिया है डिबेंचर होल्डर्स को, लेकिन इस केस में आउट ऑफ कैपिटल में कंपनी ने कुछ कमाया नहीं है, बिल्कुल हेस्ट में डिसीजन लिया एंड टाइम पे कि अरे पैसा लौटाना है तो कैसे भी करें, दूसरे से लोन लेके इनको वापस लौटाएं या असेट्स बेच दें, कुछ भी करेंगे, लेकिन बस पैसा लौटाएंगे, ठीक है। तो क्लियरली आप बहुत समझदार हो, आप खुद बता सकते हो कि इसमें से कौन सा केस बेटर है। क्लियरली केस नंबर 2 बेटर है, आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट रटना नहीं है, यहाँ पर आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है। तो एनी डे आउट ऑफ प्रॉफिट इज बेटर। तो जो भी कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट वाला मेथड अपनाती है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस डेफिनेटली ज़्यादा होगी, लोग उस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये समझदार कंपनी है, ये अपना पैसा पहले से अलग करेगी जो उनको लौटाने वाली है, लेकिन उनको इन पे भरोसा कम रहेगा क्योंकि ये गड़बड़ कर सकते हैं एंड टाइम पे अगर पैसा अरेंज नहीं हो पाया तो। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो एक बार ये डायग्राम देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमने समझा। आउट ऑफ कैपिटल क्या है? व्हेन रीपेमेंट इज मेड बट नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड। ठीक है, तो रीपेमेंट किया तो है कंपनी ने, लेकिन जो प्रॉफिट कमाए हैं उससे नहीं किया है। ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? व्हेन रीपेमेंट इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द बिजनेस। तो यहां पर जो कंपनी ने या जो बिजनेस ने प्रॉफिट्स कमाए हैं, ठीक है, उसमें से रीपेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये समझदार कंपनी है और ये पागल कंपनी है। समझ में आ रहा है? अब आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल क्या है? नाम में ही आंसर है। थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट में से दिया है एंड कुछ हिस्सा कैपिटल के थ्रू दिया है, मतलब थोड़ा सा पगला थोड़ा सयाना। आपने गाना सुना हो अगर, ठीक है, तो थोड़ी सी पागल है कंपनी बट थोड़ी सयानी भी है। तो थोड़ा हिस्सा कुछ प्रॉफिट से आपने अलग करके रख दिया था और कुछ हिस्सा आप असेट्स वगैरह बेच के देन रिडीम कर रहे हो। समझ में आ रहा है? पार्शियली कर रहे हो। क्लियर हो गई इतनी कहानी? तो सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट समझ में आ गया। यहाँ पर बस एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज लिख लो स्टार बना के, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट is better than redemption out of capital as it increases the credit worthiness। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है? हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है ये चीज़। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब भरोसेमंद कंपनी जिस पे लोग ट्रस्ट कर पाएंगे कि हाँ उनको आप उधार दे सकते हो। ठीक है, क्रेडिट देने के वर्थ हैं, जो क्रेडिट देने योग्य हैं, उधार देने योग्य कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली भरोसेमंद कंपनी होगी जिसने आउट ऑफ प्रॉफिट दिया होगा।
समझ में आ रहा है? तो रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट इज बेटर देन रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल एज इट इंक्रीजेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये कंपनी पे भरोसा बढ़ाते हैं ये मेथड। समझ में आ रहा है? जल्दी से लिख लो, ठीक है? समझ में आ रही है सारी बातें? चलो बढ़िया। तो हमने बेसिक चीजें समझ ली। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब समझ लिया, कब रिडीम करेंगे, ड्यू डेट पे करेंगे या उससे पहले अगर ऑथराइज किया गया है टर्म्स ऑफ इशू में। अमाउंट कितना रिडीम करेंगे, या तो एट पार जो फेस वैल्यू है उस पर रिडीम करेंगे या एट प्रीमियम करेंगे, ठीक है? सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन हमने देख लिए, आउट ऑफ कैपिटल दे सकते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल के कॉम्बिनेशन से, बट एनी डे आउट ऑफ प्रॉफिट बेटर है। ठीक, क्लियर? चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करने वाले हैं, ठीक है? तो हमने बेसिक समझ लिया है, अब आगे जाके हमें ये कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सारे जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिडेम्पशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी गाइडलाइंस, ठीक है? तो कंपनीज एक्ट 2013 में क्या प्रोविजंस दिए हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या मेंशन किया गया है, जब भी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होगा उसको हमें फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है? उन रूल्स को, उन गाइडलाइंस को जो सेबी द्वारा बताई गई हैं उनको हमें फॉलो करते हुए चलना है। अब वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल है क्या? क्रिएशन ऑफ DRR। क्रिएशन ऑफ DRR ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? अभी आपको मैं बताऊंगी कैसे। तो DRR आपको क्रिएट करना है, मतलब गुल्लक क्रिएट करना है। तो DRR क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। DRR एक ऐसा रिजर्व है, एक ऐसी गुल्लक है सेट असाइड आउट ऑफ क्या? प्रॉफिट्स। तो DRR इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो जो प्रॉफिट्स हमारे पास सारे खर्चे वगैरह सब निकालने के बाद जो एंड में जो प्रॉफिट बचे हुए हैं, जो हम इवेंचुअली क्या करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को जिसमें से डिविडेंड देने वाले हैं, उन प्रॉफिट्स में से हम एक हिस्सा एक गुल्लक में थोड़ा सा उसमें से कुछ हिस्सा डाल रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है? तो सपोज आपके पास 3 पीस बचे केक के, जिसमें से क्या करना है आपको, उस 3 पीस में से आपको सपोज 1 पीस जो है वो डिविडेंड देना है। तो अब वो 3 पीस में से आप 1 पीस डिविडेंड के लिए आपका है, 1 पीस आप और अलग निकाल दोगे एज DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और मैंने क्योंकि कहा था कि आपको ऑलरेडी पता है कि DRR क्या है, जो हमने ये कहानी सुनी थी ना, और जो ये गुल्लक है, ये जो गुल्लक है यही तो DRR है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। नाम में ही आंसर है, ऐसी गुल्लक जो हम बना रहे हैं, ठीक है? रिडेम्पशन के पर्पस से, डिबेंचर्स को रिडेम्पशन करने के पर्पस से उस गुल्लक में हम पैसा रिजर्व में इकट्ठा करते जा रहे हैं अपने प्रॉफिट्स में से। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्या है? क्लियर हो गया? तो DRR समझ में आ गया। हम अपने प्रॉफिट्स में से जो अमाउंट सेट असाइड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, उस गुल्लक को क्या बोल देते हैं, उस रिजर्व को क्या बोल देते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर। DRR इज अ स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व हमने पढ़ा है, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था क्लास 11th में, मुझसे शादी करोगी मूवी, ठीक है? माँ की आँख का ऑपरेशन, बहन की शादी, वो 3 गुल्लकें बनाता है, हर गुल्लक के ऊपर वो पर्पस लिखता है कि ये गुल्लक माँ के ऑपरेशन के लिए है, ठीक है? ये गुल्लक बहन की शादी के लिए है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह इस गुल्लक पे नाम लिख दिया है क्या? DRR। मतलब इस गुल्लक का जो भी पैसा है उसको किसी भी और पर्पस के लिए हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर को रिडीम करने के लिए ये यूज होगा पैसा। समझ में आ रहा है? तो DRR इज अ स्पेसिफिक रिजर्व विच कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओनली बी यूज्ड, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर को रिडीम करने के पर्पस से ही यूज किया जाना चाहिए ये गुल्लक, ठीक है? इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व। लेकिन एक जनरल गुल्लक है, जनरल रिजर्व है, उसमें से आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो जनरल है, लेकिन ये स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ गुल्लक है, इसलिए इसको हम स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। चलो आगे बढ़े। DRR shall not be less than 10% of face value of outstanding debentures। तो जितने भी कंपनी के पास टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं, जितने इशू किए हैं कंपनी ने, ठीक है, उसका मिनिमम 10% का DRR तो बनाना ही है। समझ में आ रहा है? जैसे भाई 1 लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं
ठीक है। तो मिनिमम कितना डीआरआर में, डीआरआर की गुल्लक में मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए, एटलीस्ट 10,000 रुपये होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया इतना। तो 1 लाख का 10% दैट इज 10,000 होना चाहिए। नेक्स्ट, डीआरआर शुड बी 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अलोन। तो देखो यहां पर क्या करना पड़ रहा है, यहां पर हमें 5 लाख के हमने डिबेंचर्स इशू किए थे। अब क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रॉफिट से ही अपना रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करने वाले हैं, इसीलिए पूरा का पूरा गुल्लक में डीआरआर का अमाउंट जो है वो हमें इक्वल लेना पड़ेगा जितना हमें रिडेम्पशन करना है। समझ में आ रही है बात, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ठीक है, जब हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से ही पैसा लौटा रहे हैं तो पूरा 5 लाख तो हमें प्रॉफिट में से ही साइड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 10% किस केस में बोल रहे हैं, वो 10% तब बोल रहे हैं जब आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल का कॉम्बिनेशन होगा जनरली। ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल का कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए 10% एक मिनिमम लिमिट बता दी। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से ही अपना रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करने वाली है, तो आपकी दिमाग की बत्ती तुरंत जल जानी चाहिए और आपको ये दिखना चाहिए 100% पूरा का पूरा जो डिबेंचर हम जितना अमाउंट रिडीम कर रहे हैं पूरा का पूरा हमें डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो डीआरआर शुड बी 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अलोन। ठीक है, याद रहेंगी ये दोनों बातें। जनरली 10% ही बनाना पड़ता है डीआरआर। ठीक है, जितने डिबेंचर्स इशू किए हैं उसका 10%, लेकिन अगर सिर्फ प्रॉफिट्स के द्वारा ही हम रिडीम कर रहे हैं डिबेंचर्स को, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से ही रिडीम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा 100% डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। डीआरआर शुड बी क्रिएटेड एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन। ठीक है, तो डीआरआर जो है रिडेम्पशन होने के पहले क्रिएट हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, रिडेम्पशन के दिन तो आप बैठ के डीआरआर क्रिएट नहीं करोगे, तो जनरली रिडेम्पशन के पहले ही आपका वो रिजर्व में गुल्लक में पैसा आपका ट्रांसफर हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है। ठीक है, और डेट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, या अगर क्वेश्चन में कोई डेट स्पेसिफिकली मेंशन की है कि आपको 1 मार्च को ही डीआरआर में पैसा डालना है, या आपको 31 मार्च को ही पैसा डालना है, या 1 अप्रैल को ही डालना है, तो आप फिर वो क्वेश्चन को फॉलो करोगे। उसने जिस डेट पे बोला है उस डेट पे आप डीआरआर में पैसा ट्रांसफर, उस डेट पे आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर दोगे डीआरआर में। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गई इतनी कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ तो आपको उससे याद रहेगा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये प्रॉफिट्स में से हम अपने डीआरआर को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स में से हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं डीआरआर में। समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो। डीआरआर इज ओनली रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका टेस्ट लिया जा सकता है इस बात पे। डीआरआर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, ऐसे डिबेंचर्स जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, उन्हीं पर क्रिएट किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उस पर डीआरआर नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है डीआरआर नहीं बनेगा। लेकिन अगर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, मतलब कुछ हिस्सा कन्वर्ट कर सकते और कुछ हिस्सा नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर जो हिस्सा कन्वर्ट कर सकते हैं उस पर दिमाग लगाना ही नहीं है, उस पर डीआरआर नहीं बनेगा। लेकिन जो हिस्सा, ठीक है, जो पार्ट हमारा नॉन कन्वर्टेबल होगा उस पर डीआरआर हमें बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर देखो क्लियरली लिख दिया है, फॉर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल हिस्सा जो है उस पर डीआरआर नहीं बनेगा, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल हिस्सा जो है उस पर डीआरआर बन जाएगा। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है कि जो भी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं जिनका कन्वर्जन किया जा सकता है उन पे डीआरआर नहीं बनेगा। समझ में आ गई इतनी बात। ठीक है, चलो अब जर्नल एंट्री क्या होगी भाई। देखो जनरली ये सब चीज़ें नहीं दी होती हैं क्वेश्चंस में, इसको बस आप एक बार याद करने के लिए याद कर लो। जनरली आपको क्या करना होता है, जो आपका सरप्लस बैलेंस होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में, उससे आप डीआरआर में ट्रांसफर करते हो। मतलब वही आप आपके जो प्रॉफिट बचे हुए होते हैं, सरप्लस बैलेंस जो होता है, उसमें से आप डीआरआर क्रिएट करते हो। बट यहाँ पर क्योंकि हमें दिया है तो हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल रिजर्व, देन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड देन सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से आप ट्रांसफर करोगे
आप अपना DRR क्रिएट करोगे। समझ में आ रहा है? तो जर्नल एंट्री समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। ये आपकी गुल्लक क्रिएट हो रही है, रिजर्व क्रिएट हो रहा है, और आपका जनरल रिजर्व से पैसा आएगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से आएगा, और सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से पैसा आएगा, और आपकी DRR की गुल्लक रेडी हो जाएगी। ठीक है, जनरली क्वेश्चंस में ये दोनों नहीं दिए होंगे, आपको सरप्लस से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दोनों मेंशन नहीं है तो सीधे हम सरप्लस डेबिट करेंगे और DRR क्रेडिट कर देंगे, तो अमाउंट ट्रांसफर टू DRR ये आपकी एंट्री हो जाएगी। समझ में आ गया? अब कौन सी कंपनी DRR बनाएंगी और कौन सी नहीं बनाएंगी, किनको एग्जेम्पशन दिया गया है, उसके लिए मैंने एक बढ़िया सा टेबल बनाया है आपके लिए, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वो टेबल देख के, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। पहले ये सारी बातें जो हैं मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ DRR से रिलेटेड हमने सारी बातें समझ ली हैं। चलिए, तो हम लोगों ने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व तो यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ठीक है, हमने सीख लिया क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, जब आप रिडेम्पशन के लिए आगे बढ़ोगे, रिडेम्पशन से पहले आपको DRR क्रिएट करना होगा। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप होगा कि आपको डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, चलो इसका मतलब हम समझ लेते हैं पहले एक छोटी सी कहानी सुन के। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज आपकी जॉब लग गई। ठीक है, बढ़िया नई नई जॉब लगी है, आपने क्या सोचा कि मेरे हर साल जो भी सैलरी होगी, ईयर 1 की सैलरी, ईयर 2 की, ईयर 3 की, ईयर 4 की, तो मैं क्या करूँगा कि सैलरी से 1-1 लाख रुपए हर साल अलग कर लूँगा ताकि मैं अपनी कार खरीद सकूँ 4 साल बाद। ठीक है, तो कार रिजर्व, जैसे यहाँ पे हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाते हैं, वैसे आपने क्या सोचा कि कार रिजर्व में कार रिजर्व नाम की गुल्लक बना लेते हैं, उसमें हम यहाँ पर अपना सैलरी का अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने एंट्री पास की ईयर 1 में, क्या सैलरी से ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो जैसे यहाँ पर हम प्रॉफिट से अलग करते हैं, प्रॉफिट से गुल्लक में अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे यहाँ पे सैलरी से कर रहे हैं, तो सैलरी डेबिट टू DRR, सॉरी DRR नहीं होगा, कार रिजर्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो सैलरी डेबिट टू कार रिजर्व। ठीक है, तो हर साल आप ये एंट्री करते गए और आप 1-1 लाख रुपए आपने दिखाया कि आपने सैलरी से अपने कार रिजर्व में डाल दिया। बट इस एंट्री को ध्यान से देखो, क्या इस एंट्री में कैश या बैंक कुछ भी लेन देन हो रहा है? सैलरी डेबिट कर रहे हो, कार रिजर्व को क्रेडिट कर रहे हो। इसका मतलब एक्चुअल में तो कोई कैश आप इस गुल्लक में डाल ही नहीं रहे हो, ये तो बस ऑन पेपर आप बस फॉर्मेलिटी भरी एंट्री कर रहे हो। अब 4 साल बाद जब आपका कार लेने का समय आएगा और आप ये पेपर को देखोगे, आप बोलोगे मैंने एंट्रीज तो करी है, देखो मैंने सैलरी से पैसा अलग तो किया है, लेकिन क्या आपने एक्चुअली पैसा अलग किया है? ये सिर्फ एंट्री करने से पैसा अलग थोड़ी ना हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भरी एंट्री है, बेसिकली दिखावटी एंट्री है कि हम अपने प्रॉफिट में से DRR में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये DRR और कुछ नहीं है बल्कि दिखावा है कि भाई हम अपने प्रॉफिट में से DRR बनाते जा रहे हैं, प्रॉफिट का जो सरप्लस है उस बैलेंस में से DRR क्रिएट करते जा रहे हैं। तो ये आपका दिखावटी एंट्री है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ना इसमें आपका देखो कहीं से भी कैश नहीं जा रहा है। ठीक है, DRR में आपका कैश एक्चुअली नहीं जा रहा है, ये सिर्फ आपके प्रॉफिट में से आप कुछ कमाई अलग रख रहे हो, ये वो एंट्री है। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या होगा? ठीक है, तो एक्चुअली क्या करना होगा, सिर्फ पेपर पे एंट्री करने से तो, दिखावटी एंट्री करने से तो फ़ायदा नहीं होगा, हमें एक्चुअली में रियल में कैश अलग करना पड़ेगा। अब या तो आप अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख दो वो कैश, 1-1 लाख रुपए एक्चुअली 4 लाख रुपए। ठीक है, जो आपकी सैलरी में से कैश 1 लाख रुपए लिया, तिजोरी में रख दिया, 1 लाख रुपए लिया, तिजोरी में रख दिया, ऐसे 4 साल बाद आपका तिजोरी में कैश निकलेगा। समझ में आ रहा है? या आप चाहो तो बैंक में रख सकते हो, लेकिन सबसे स्मार्ट ऑप्शन क्या है कि जो पैसा आप अलग कर रहे हो उसको इन्वेस्ट करते जाओ। तो उस पर क्या होगा, उस पर आप इंटरेस्ट कमाते रहोगे। सपोज आपने FD बनवा ली, ठीक है, तो बैंक में अगर आप FD बनवाते जाओगे 1-1 लाख की, तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहेगा। ठीक है, तो ये पैसा आपका फालतू नहीं पड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? उस पर आप इंटरेस्ट भी कमाओगे। तो कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ पर जैसे कंपनी ने लोन यहाँ पर इस एग्जाम्पल में 5 लाख रुपए का लिया था। अब कंपनी को पता है क्लियरली कि भाई मुझे तो 5 साल बाद 5 लाख रुपए वापस करने हैं। ठीक है, तो वो अभी से क्या कर रही है, ये प्रॉफिट में से हिस्सा अलग करती जा रही है और ये
अमाउंट जो है एक्चुअल अमाउंट, ये एंट्री फॉर्मेलिटी वाली है कि हम डीआरआर की गुल्लक में डाल रहे हैं, बट वो जो एक्चुअल कैश है, एक्चुअल पैसा जो है कंपनी ने अलग किया है प्रॉफिट में से, उसको वो इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है, अगले 5 साल तक इन्वेस्ट करती जाएगी, इन्वेस्ट करती जाएगी, कुछ भी कर सकती है वो, या तो एफडी बना सकती है, या वो सिक्योरिटीज़ खरीद सकती है, शेयर मार्केट में पैसा डाल सकती है ताकि 4-5 साल में अच्छा उस पर पैसा रिटर्न कमा ले, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बस उस पैसे को इन्वेस्ट करना, एक्चुअली जो पैसे को इन्वेस्ट करना ही हमारा क्या होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो सेकंड स्टेप यही है। पहली स्टेप क्या है, दिखावटी एंट्री कर दो। ठीक है, दिखावटी एंट्री कर दी कि भाई हम अपनी गुल्लक बना रहे हैं, प्रॉफिट में से एक हिस्सा हम अलग कर रहे हैं, अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में पैसा आपका इस एंट्री में जाएगा, आप फिर वो जो पैसा है जो आपने इकट्ठा किया है, ठीक है, अपने प्रॉफिट में से अलग किया है, उसको आप इन्वेस्ट करते जाओगे, ऐसा समझ लो। क्लियर हो गया इतना? तो ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि भाई बेटी की शादी है ना, तो हम अभी से वो पूंजी जमा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे पैसा। ठीक है, और फिर जब बेटी की शादी होगी तब वो हम अपनी एफडियाँ तोड़वा लेंगे, या जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो हम घर बेच देंगे, जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे बेटी की शादी करेंगे। ठीक है, तो आपने मूवीज़ में बहुत देखा है। ठीक है, तो बस यही, इसको इस तरह से समझ लो कि बेटी की शादी के लिए हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बेटी की शादी के दिन, मतलब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के दिन, हम क्या करेंगे, इस पैसे को वापस से रियलाइज कर लेंगे। बस यही है डीआरआई का कॉन्सेप्ट। इतना सा बात, इतना सिंपल सी बात है। ठीक है, अब पढ़ोगे तो हर बात समझ में आएगी। क्या बोला है, डीआरआई शुड बी एटलीस्ट 15%। तो डीआरआई कम से कम 15% होना चाहिए। किसका? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। देखो ध्यान से, क्या डिफरेंस है डीआरआर और डीआरआई में, एक बार देखो, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि डीआरआर आपको क्रिएट करना है मिनिमम 10% का। ठीक है, और किस पे कैलकुलेट करना है, जितने डिबेंचर्स टोटल आपके आउटस्टैंडिंग हैं, जितने कंपनी ने टोटल डिबेंचर्स इशू किए हैं उसका 10%। समझ में आ रहा है? सपोज 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, उसका 10%, दैट इज 1 लाख रुपीज का आपको डीआरआर में पैसा डालना पड़ेगा। समझ में आया? अब एक्चुअली आप डीआरआई में कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे? सपोज उस 10 लाख में से, ठीक है, 10 लाख में से हम 3 लाख डिबेंचर्स को ही वापस कर रहे हैं। 10 लाख के लोन में से 3 लाख का ही लोन हम चुका रहे हैं, तो 15% आपका 3 लाख पे कैलकुलेट होगा, 10 लाख पे नहीं। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो ये गलतियां बहुत करते हैं बच्चे जल्दीबाजी में, वो टोटल 10% उस पर लगा देंगे 10 लाख पे जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, और 15% भी टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स पे लगा देंगे। हाँ, अगर पूरे ही डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं तो फिर पूरा 15% 10 लाख पे लगेगा। लेकिन आपको डीआरआई के केस में ये देखना है कि कितने डिबेंचर्स भैया रिडीम करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि कितने लाख रुपए का लोन हमें चुकाना है इतने सालों बाद, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो उसके हिसाब से आपको 15% कैलकुलेट करके डीआरआई में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई? अब वो इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकती है, सिक्योरिटीज़ खरीदा, जो भी करना है वो कंपनी का डिसीजन है। चलो, डीआरआई शुड बी परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। तो यहाँ पर एक बात और बोल दी क्या, कि डीआरआई जो है आपको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ही खरीदनी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर इस साल, सपोज नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को हम रिडीम कर रहे हैं डिबेंचर्स, तो इस साल ही हमें, एक साल पहले ही 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? और सपोज इस साल 1 अप्रैल चालू हो चुका है, हम जून में डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, तो आप इस साल 1 अप्रैल आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कब रिडेम्पशन है उसके हिसाब से आपको, उसके जस्ट पहले वाला कौन सा अप्रैल है उसमें आपको डीआरआई आपका हो जाना चाहिए। अब एंट्री क्या होगी? बड़ा ही सिंपल है। इन्वेस्ट करते हो पैसा तो क्या एंट्री करते हो? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जा रहा है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट बढ़ रहा है। बस यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट को क्या बोल दिया गया है? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया? तो ये आप डीआरआई बना दोगे। जब डीआरआई को परचेज करोगे तब ये एंट्री करोगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज। समझ में आ गया? अब आ जाएगा बेटी का शादी का दिन।
जब डिबेंचर्स रिडीम होने हैं, रिडेम्पशन होना है, तो उस बेटी के शादी वाले दिन हम क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे और पैसा निकाल लेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बिल्कुल उल्टी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये तो मतलब हम 11th क्लास की एंट्रीज हैं, बिल्कुल बेसिक एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर बीइंग DRI सोल्ड या बीइंग DRI रियलाइज्ड, दोनों ही नरेशन सही है। समझ में आ गया। अब कौन सी कंपनीज को DRI में इन्वेस्ट करना है, किसको नहीं करना है, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है रेफर टेबल। ठीक है, तो DRR कौन सी कंपनीज को बनाना है, किसको नहीं बनाना है, वो टेबल में दिया है। DRI कौन सी कंपनीज को बनाना है, किसको नहीं इन्वेस्ट करना है, वो भी टेबल में दिया है। पहले DRI का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया या नहीं, ये देख लो, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो। तो DRI और कुछ नहीं है, एक्चुअली आप जो पैसा रिडेम्पशन के लिए अलग कर रहे हो, ठीक है, उसको ऐसे ही ना पड़े रहने देने की जगह आप आइडियली पड़े नहीं रहने दे रहे हो, उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर दे रहे हो, ताकि जब तक हमारा रिडेम्पशन का डेट आए उस पर कुछ इंटरेस्ट हम कमा लें। ठीक है, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, जो आपको DRI पे इंटरेस्ट मिलेगा उसको कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चंस में ही देखेंगे, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा बताऊंगी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बस बेसिक इतना कॉन्सेप्ट याद रख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो DRI का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने जो आपको समझाया है, जो स्टोरी सुनाई है, अगर आपको लग रहा है कि वो स्टोरी भी आपको नोट करनी है कि हमारी DRR जो है झूठी मूठी एंट्री है, फॉर्मेलिटी की एंट्री है, और DRI में एक्चुअली हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली उसमें हम पैसा अलग कर रहे हैं रिडेम्पशन के लिए। ठीक है, तो DRR सिर्फ दिखावटी एंट्री है कि हम बेटी की शादी के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, और DRI एक्चुअल एंट्री होगी कि हम DRI में एक्चुअली अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। चलो, अब ये टेबल देख लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके मेजरली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चंस की कहानी यहीं से शुरुआत होगी, क्योंकि वो बता देंगे कि टाइप ऑफ कंपनी क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि ये कंपनी है। ठीक है, तो आपको तभी दिमाग लगाना पड़ेगा इस टेबल के अकॉर्डिंगली कि अच्छा इस टाइप की कंपनी है तो इसको DRR बनाना है या नहीं, DRI बनाना है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जर्नल एंट्रीज करोगे। समझ में आ रहा है। तो दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पर एकदम बहुत सारे स्टार्स बना देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ इम्पॉर्टेंट। चलो, तो DRR एंड DRI प्रोविजंस एट अ ग्लांस, मैं आपको इकट्ठा ही दोनों का बता रही हूँ। पहले मैंने आपको दोनों के कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब कौन सी कंपनीज को DRR बनाना है, किसको नहीं बनाना है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले चलो DRR देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AIFIs जो रेगुलेट करता है RBI, तो ऐसी कंपनीज जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आती हैं उनको DRR नहीं बनाना, क्योंकि वो खुद ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अमीर लोग हैं, पैसों में खेलते हैं, ऐसे याद कर लो। तो आपको DRR नहीं बनाना। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज, भैया बैंक के पास तो कितना पैसा है ऑलरेडी, तो हमें उसको भी DRR नहीं बनाना। ठीक है, भले ही वो पब्लिक इशू के लिए हो या प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए हो, लेकिन बैंकिंग कंपनीज को DRR नहीं बनाना। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो फिर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गया, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गया तो फिर भी DRR फिर से नहीं बनाना। आ रहा है समझ में। लिस्टेड कंपनीज, अब जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो बड़ी कंपनीज होती हैं, ऐसे याद रखना। तो लिस्टेड कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। तो अदर देन AIFI एंड बैंकिंग कंपनीज कौन कौन सी कंपनीज हो जाती है, नॉन बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज, दैट इज NBFC बोलते हैं उसको हम, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज HFC बोलते हैं, अदर लिस्टेड कंपनीज, तो इन तीनों को ही DRR नहीं बनाना। तो ओवरऑल लिस्टेड कंपनीज को DRR नहीं बनाना। ठीक है, भले ही वो NBFC हो, HFC हो या कोई भी लिस्टेड कंपनी हो। समझ में आ गया। अनलिस्टेड कंपनी, तो अनलिस्टेड कंपनीज में क्या है, ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड नहीं है, अदर देन AIFI एंड बैंकिंग कंपनीज, इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी अगर है, ठीक है, तो उसको भी DRR नहीं बनाना। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो उसको भी DRR नहीं बनाना। लेकिन 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 अदर अनलिस्टेड कंपनी, ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जो NBFC भी नहीं है और HFC भी नहीं है, समझ में आ रहा है, उसको DRR बनाना पड़ेगा। तो DRR आपको समझ में आ गया कि किसको बनाना है, जो अदर ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज जो ना ही NBFC है, ना ही HFC है, ना ही नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है, ना ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। ठीक है,
लेकिन बाकी की दूसरे कैटेगरी की लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनको डीआरआर क्रिएट करना है, बाकी सब नो 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 है। ठीक है, समझ में आया? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, चलो। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, AIFIs फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नहीं डीआरआर बनाना। बैंकिंग कंपनी, डीआरआर नहीं बनाना। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीआरआर नहीं बनाना। लिस्टेड कंपनी कोई भी हो, NBFC हो, HFC हो या अदर लिस्टेड कंपनी हो, तीनों को ही नहीं बनाना। अनलिस्टेड कंपनी हो, NBFC हो, HFC हो, उसको नहीं बनाना, लेकिन कोई भी अदर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसको डीआरआर बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? डीआरआर का याद हो गया टेबल। अब आ जाते हैं डीआरआई पे। ठीक है, तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने वही बोला, पैसों में खेलते हैं ये लोग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनको डीआरआई में भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है अपनी बेटी की शादी कराने के लिए। समझ में आ रहा है? ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो इसको थोड़ा, कई बार चीज़ें थोड़ी याद करनी पड़ती हैं, बट उसको कुछ ना कुछ आप उसका फनी वे या ईजी वे स्टोरी बना के याद कर लिया करो तो आपको याद हो जाएगा। तो AIFI अमीर लोग, इनको डीआरआई करने की ज़रूरत नहीं है, इनके पास सफिशिएंट पैसा रहेगा रिडेम्पशन के समय। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज, ये भी अमीर लोग हैं, इनको भी डीआरआई की ज़रूरत नहीं है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये भी पैसों में खेल रहे हैं, इन्हें भी डीआरआई में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, अब लिस्टेड कंपनी कोई भी हो, चाहे NBFC हो, चाहे HFC हो, चाहे अदर लिस्टेड कंपनी हो, सबको डीआरआई बनाना है। ठीक है, डीआरआई में इन्वेस्ट करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अनलिस्टेड कंपनीज में नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी हो, HFC हो, इनको डीआरआई नहीं बनाना है, लेकिन अदर अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआई में इन्वेस्ट करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, जो 3 अमीर लोग हैं सबसे ज़्यादा, कौन है? AIFI, बैंकिंग कंपनीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको ना ही डीआरआर बनाना है, ना ही डीआरआई में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो इनको डीआरआर और डीआरआई से मुक्ति मिल चुकी है। समझ में आ गया? लिस्टेड कंपनीज कोई भी हो, चाहे वो NBFC हो, HFC हो, अदर लिस्टेड कंपनी हो, ठीक है, उनको डीआरआर नहीं बनाना, लेकिन डीआरआई में पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन केस में डीआरआर की एंट्रीज नहीं होगी, जर्नल एंट्रीज नहीं होंगी, लेकिन डीआरआई में पैसा इन्वेस्ट करने की एंट्रीज होंगी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो इन सारी कंपनीज को डीआरआर से एग्जेम्पशन मिला है, बट लिस्टेड कंपनीज को डीआरआई से एग्जेम्पशन नहीं मिला है, तो यहाँ पे उनको डीआरआई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब अनलिस्टेड कंपनीज में यहाँ पर NBFC और HFC, अगर अनलिस्टेड कंपनी है और NBFC और HFC है तो उसको डीआरआर तो नहीं बनाना, लेकिन डीआरआई भी नहीं बनाना। समझ में आ रहा है? ठीक है, और अगर कोई भी दूसरी अदर अनलिस्टेड कंपनी है, उसको डीआरआर भी बनाना है और उसको डीआरआई में भी इन्वेस्ट करना है। मतलब सिर्फ एक ऐसी कंपनी है, कोई भी अदर अनलिस्टेड कंपनी अदर देन नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी या HFC, उसको डीआरआर भी बनाना है और उसको डीआरआई में भी इन्वेस्ट करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी सबका कॉम्बिनेशन है। इन फर्स्ट 3 जो कंपनी है तो अमीर लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं करना, इनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो इनको अलग से गुल्लक बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो इनका सब कुछ नो नो है। ठीक है, बस लिस्टेड कंपनी के केस में याद रख लेना कि कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, डीआरआर नहीं बनेगा और डीआरआई में इन्वेस्ट होगा, सारे ही केसेस में। जल्दी से टेबल नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेबल आपको इस चैप्टर के सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चंस बन पाएंगे, तभी आप सही से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस। चलिए, तो आज हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया है। ठीक है, एक बार बस रिव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मीनिंग समझा, कब रिडीम करते हैं, ड्यू डेट या उससे पहले अगर आपके टर्म्स ऑफ इशू में मेंशन किया है तो, कितना अमाउंट रिडीम करेंगे, या तो एट पार या तो एट प्रीमियम। सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन हमने समझा, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट या दोनों का कॉम्बिनेशन। फिर हमने देखा कि आउट ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा बढ़िया तरीका है रिडीम करने का, ठीक है, क्योंकि उससे क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ती है कंपनी की। देन हमने पूरा एग्जाम्पल के तौर पे समझी चीज़ें, बहुत सारी स्टोरी सुनी, एंड हमने देखा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिडेम्पशन के लिए क्या होगा एज पर कंपनीज एक्ट या एंड सेबी गाइडलाइंस। उसमें सबसे पहली चीज़ हमने देखी कि हमें डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। डीआरआर क्या होता है हमने वो समझा, ठीक है, जर्नल एंट्रीज देखी, और उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप पे आ गए, डीआरआई क्या होता है वो भी हमने समझा, जर्नल एंट्रीज देखी, ठीक है, एंड डीआरआई कौन सी कंपनीज को बनाना है, किसको नहीं बनाना है, वो हमने पूरा इस टेबल में देख लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये 2 स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए हैं।
क्रिएशन ऑफ DRR एंड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब इसके आगे क्या कहानी होगी और क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या रूल्स होंगे जो हमें फॉलो करने होंगे रिडेम्पशन से पहले, वो हम देखेंगे आने वाले अगले कॉन्सेप्ट के वीडियो में, दैट इज़ कॉन्सेप्ट पार्ट 2। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।